अगर अगर गलत श्रेय लेना भी है या इस तरह का कोई काम करना है जिसमें क्रेडिट लेने की इच्छा हो, तो उसके लिए भी बुद्धि होनी चाहिए। अगर कोई आप ऐसा झूठ बोलेंगे जो किसी को स्वीकार नहीं होगा। दुनिया जानती है इस परियोजना का इतिहास, सबको पता है कि कब शुरू हुआ, कब से कब तक ये रुका पड़ा था और कब के बाद, यानी 2014 के बाद इसमें सक्रियता आई, तेज़ी आई। तेज़ी क्यों आई, किसके प्रयास से आई, ये भी दोनों राज्यों के 4-5 जिलों के लगभग सारे किसान और जनता जानती है। तो इस तरह से कोई अगर श्रेय लेने का प्रयास करेगा तो श्रेय तो नहीं मिलेगा, लेकिन मजाक ज़रूर बन जाएगा। अगर मैं ही एक उदाहरण देकर आप लोगों को बताऊं कि मैं कहूं कि पोखरण में परमाणु बम बनाने के लिए जो परीक्षण हुआ था वो मैंने ही करवाया था, तो मेरा मजाक बनेगा कि नहीं बनेगा। तो इस तरह से कोई आदमी यदि अपने द्वारा नहीं किए गए कार्य का श्रेय लेना चाहेगा, जिस कार्य की जानकारी दूर दूर तक उसे पता भी नहीं होगी, तो श्रेय तो नहीं मिलेगा, लेकिन हंसी का पात्र वो व्यक्ति जरूर बनेगा। मैं इस परियोजना को इतनी गंभीरता से लेकर, लीक से हटकर ऐतिहासिक निर्णय करके पूरा कराने के लिए धन देने से लेकर सब कुछ प्रशासनिक और सारी बाधाओं को दूर करने के लिए सारे जो प्रभावित किसान हैं उनकी तरफ से, व्यक्तिगत रूप से अपनी तरफ से, अपने आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। इस योजना की और राशि मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मोदी जी जैसा दृढ़ इच्छा शक्ति का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता तो शायद ये परियोजना सपना ही रह जाती, कभी पूरा नहीं होता। और जिस तरह से इसे दफना दिया गया था, इसे गाड़ दिया गया था, ये दफन ही रहता, ये गड़ा ही रहता। परियोजना की राशि में लूट होने की भी चर्चा है, और जबकि राज्य और केंद्र सरकार के दावा है कि भ्रष्टाचार किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, तो क्या इस परियोजना की राशि में लूट हुई या नहीं लूट हुई? क्या इसके लिए सरकार जांच कमेटी गठित कर जांच कराकर सच्चाई को सामने लाएगी? अगर आपको इस परियोजना के हो रहे काम में किसी प्रकार के लूट की जानकारी है, तथ्य है आपके पास, साक्ष्य है, यदि आपके पास कोई एविडेंस है और नहीं है तो आप स्थल पर जाकर कलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको खुली छूट है, आप मीडिया के आदमी हैं, आप स्थल पर जाइए, काम में कहाँ अनियमितता हो रही है, कहाँ गुणवत्ता से समझौता किया जा रहा है, आप उसको उजागर करने के लिए स्वतंत्र हैं। आप मेरे तक या प्रधानमंत्री जी तक भी मेल के माध्यम से शिकायत भेजने के लिए स्वतंत्र हैं, खुली छूट है आपको, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे राज्य सरकार के मुखिया श्री नीतीश कुमार जी का संकल्प है। करप्शन के मामले में जीरो टॉलरेंस की हमारी नीति है। इसलिए मैं आपको कहता हूं कि आप अगर चाहें तो जाएं स्थल पर, उजागर करें अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो। जहां तक मेरा प्रश्न है, जब मोहम्मदगंज बराज से 103 आरडी तक काम चल रहा था, उस लाइनिंग के हो रहे काम में दो तरह की अनियमितता सामने आई थी। एक तो निर्माण कार्य में गुणवत्ता से समझौता किया गया था, जिससे कुछ जगह किए हुए लाइनिंग में, यानी जो ढलाई का काम हुआ था उसमें
होल हो गया था, छेद हो गया था। तो मुझे किसी ने बताया नहीं या कोई आरोप नहीं आया। जैसे ही मुझे जानकारी मिली मैं स्थल पर गया, मैंने उसका फ़ोटो खिंचवाया और खींचा, और उस समय के मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी से मैंने शिकायत की। उन्होंने सारे अधिकारियों को बुलाया, सारे सांसदों को बुलाया और सबके सामने इस पर बहुत कड़ाई से चर्चा हुई और सख्त निर्देश हुआ कि गुणवत्ता से समझौता नहीं किया जाएगा। अगर कोई अनियमितता होती है तो कड़ी से कड़ी सज़ा मिलेगी। उस समय के ठेकेदार को, एजेंसी को इसके लिए दंडित भी किया गया था। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों तक कोई जानकारी मिलती है, ऐसे ही कह देना कि इस परियोजना में लूट हो रही, भेक बात जिम्मेवार आदमी को नहीं बोलना चाहिए। अगर बोलते हैं तो एविडेंस के साथ बोलिए, और एविडेंस के साथ बोलिएगा तो निश्चित रूप से उस पर कार्रवाई होगी। इस योजना को पूर्ण होने में कहीं राजनीतिक अड़चन अब तो आड़े नहीं आएगी? हाँ, अब तुझसे जो अड़चन था वो था, जिसके चलते देर भी हुई, वरना ये 17 के बाद 20-21 तक पूरी हो जाती। लेकिन उसके बाद भी कहीं सामने से तो कोई नहीं आता है, लेकिन अनिच्छा ज़रूर दिखती है। और जब जनता का दबाव पड़ता है तब सरकारें थोड़ा सक्रिय होती हैं। जिस तरह से केंद्र सरकार शुरू से, जब से आदरणीय मोदी जी को इस परियोजना की जानकारी हम लोगों के द्वारा दी गई, तो जितनी गंभीरता से उन्होंने संज्ञान लिया और इस परियोजना को पूरा कराने के लिए उनकी रुचि है, सब लोग सहयोग करता, सारी एजेंसियां उनकी सोच के साथ चलती, तो जहाँ जहाँ इसमें राजनीति ज़रूर होता है, जहाँ जहाँ एनडीए की सरकार होती है तो वहाँ सकारात्मक रुख होता है। जहाँ सरकार समान विचारधारा की नहीं होती तो वहाँ अनिच्छा दिखती है, रुचि नहीं है ऐसा लगता है। लेकिन जब जनता का दबाव पड़ता है तो फिर उनको भी जनता के दबाव के आगे झुकना पड़ता है और इसमें फिर कार्रवाई शुरू होती है। तो अभी मुझे लगता है कि माहौल ठीक बन गया है। केंद्र सरकार ने दबाव दिया है, क्योंकि केंद्र सरकार इसमें बहुत रुचि दिखा रही है और धन के मामले में बहुत बड़ी उदारता दिखाई है। जैसा कि ज़मीन का दोबारा मुआवजा देने का ऐतिहासिक निर्णय मैंने आप लोगों को बताया ही, पहले भी बताया है। तो जनता के दबाव में अभी लग रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है। इसलिए उम्मीद करता हूं कि अब जल्द ही इस परियोजना के डैम में फाटक लग जाएगा और बाकी के भी सारे काम पूरे हो जाएंगे। यह महत्वपूर्ण परियोजना कितने दिनों में लगभग पूरी होगी? अभी से लेकर एक आध साल में मेरी समझ से पूरी हो जानी चाहिए। सवाल के जवाब में मेरा आपसे सवाल है कि 2025 में चुनाव है विधानसभा का बिहार, तब तो जो भी विकास का काम होगा, भारत सरकार इस वर्ष या अभी इस वर्ष से ठीक एक वर्ष पहले जितनी नई सड़क परियोजनाओं को घोषित किया, स्वीकृति दी, कार्यारंभ हुआ, तो सारों को रोक दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह आरोप लगेगा कि ये चुनाव के चलते हो रहा है। तो चुनाव होने से 2 साल पहले क्या सारे विकास की योजनाओं को रोक दिया जाए? अगर आरोप ये लगे, इसीलिए तो मोदी जी कहते हैं कि एक राष्ट्र एक चुनाव, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात मोदी जी ही करते हैं इन्हीं तरह के आरोपों से बचने के लिए, क्योंकि चुनाव तो होते रहेंगे और बड़ी बड़ी परियोजनाओं के होने में, उनकी स्वीकृति से लेकर कार्य को पूर्ण होने में वर्षों लग जाते हैं। किसी में 5 साल, किसी में 10 साल लग जाता है। 10 साल में 2 बार चुनाव हो जाएगा, 2 बार लोकसभा का, 2 बार विधानसभा का। तब तो ऐसे देश चलेगा ही नहीं, कोई विकास का काम बड़ा होगा ही नहीं। ये बात विरोधियों को कहने दीजिए, और उनका काम ही है आरोप लगाना। जिन लोगों ने कुछ नहीं किया वो ऐसे
आरोप लगाकर विकास को बाधित करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कार्यकाल में तो कोई विकास हुआ नहीं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री विकास पुरुष श्री नीतीश कुमार जी, दोनों सरकारों के माध्यम से, दोनों नेताओं के माध्यम से औरंगाबाद ज़िले के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे निर्णय लिए गए हैं, जिसमें अभी राज्य सरकार ने मंत्रिपरिषद में एक निर्णय लिया औरंगाबाद सेंट्रल स्कूल को ज़मीन देने का। 2010 में, तो 2009 में मैं एमपी बना। मैंने उसी समय से औरंगाबाद ज़िले में केंद्रीय विद्यालय खुलवाने का प्रयास शुरू किया। लिखित रूप से मैंने और मौखिक रूप से इसके लिए प्रयास जारी किया, तो मुझे सफलता लगभग 1 साल के बाद मिली, जब 2010 में यहाँ केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति हुई और उसकी स्थापना हुई। स्थापना होने के तुरंत बाद मिडिल स्कूल बभंडी, औरंगाबाद सदर प्रखंड के गांव बटाली नदी के किनारे मध्य विद्यालय बभंडी के भवन में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुई। वहाँ पढ़ाई शुरू हुई, लेकिन 10 से लेकर अभी तक ज़मीन के अभाव में केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं है। धीरे धीरे करके पढ़ाई तो 10वीं कक्षा तक शुरू हो गई, क्योंकि हर साल एक कक्षा बढ़ता है, तो बढ़ते बढ़ते 10वीं तक तो हो गई, लेकिन 12वीं तक पढ़ाई इसलिए नहीं होती है कि भवन अपना नहीं है। ज़मीन नहीं थी, जिसके चलते केंद्रीय विद्यालय का अपना भवन नहीं हो सका, और भवन नहीं होने के कारण 11वीं और 12वीं की पढ़ाई यहाँ नहीं होती। आज मुझे आप लोगों को बताते हुए खुशी हो रही है कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कल की ही कैबिनेट में औरंगाबाद ज़िले के हित में एक बड़ा फैसला किया, जब शहर के किनारे सोन नहर प्रमंडल का जो एरिया है, उसकी जो कॉलोनी है, वहीं 3 एकड़ 96 डिसमिल ज़मीन देने का निर्णय राज्य सरकार ने केंद्रीय विद्यालय संगठन को लिया है, जो शहर के बिल्कुल सटे हुए है, बिल्कुल नज़दीक है, और एक तरह से कहें तो शहर के बीचों बीच है। जहाँ केंद्रीय विद्यालय चल रहा है बभंडी, वहाँ से बहुत ही नज़दीक, बहुत करीब, बच्चों को आने जाने में बहुत सुविधा होगी। और चूँकि केंद्रीय विद्यालय औरंगाबाद में खुला ही था मेरे प्रयास से, और ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कोटे में था। केंद्रीय विद्यालय खुलने का कई मोड होता है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड मोड में था, यह है। जैसे जहाँ रेलवे का कोई बड़ा प्रतिष्ठान होता है, डिवीज़न हो, जोन हो, या कोई रेलवे का कारखाना हो, मतलब जहाँ हज़ारों कर्मचारी रेलवे के काम करते हों, वहाँ रेल मंत्रालय ज़मीन मुहैया कराती है केंद्रीय विद्यालय संगठन को अपने अधिकारियों कर्मचारियों के बाल बच्चों को पढ़ने के लिए। ठीक उसी तरह से जहाँ अर्धसैनिक बल का बड़ा कोई प्रतिष्ठान होता है, जहाँ बड़ी संख्या में उनके अधिकारी और कर्मचारी जवान रहते हैं, कोई ट्रेनिंग कैंप होता है, जैसे हजारीबाग में मेरू है, यहाँ भी एनटीपीसी में है, तो एनटीपीसी ने अपने परिसर के अंदर ही ज़मीन दी है और वहाँ विद्यालय स्थापित हुआ है। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कोटे में है। इसके लिए राज्य सरकार को ज़मीन देना था। राज्य सरकार ने
एक बहुत ही अच्छा और सकारात्मक निर्णय यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए लिया जब लगभग 4 एकड़ ज़मीन शहर में देने का फैसला हुआ कैबिनेट की तरफ से। तो चूँकि इसका सूत्रधार मैं था, अब क्रेडिट कोई ले हम नहीं जानते हैं, तो मुझे अंदर से मुझे खुशी हो रही है कि हमने जिस काम की शुरुआत की थी, मेरे प्रयास से जो काम प्रारंभ हुआ था, आज वो अमली जामा पहनने जा रहा है। आज ज़मीन मिलने के बाद वहाँ भवन का निर्माण होगा और 11वीं और 12वीं की पढ़ाई वहाँ शुरू हो जाएगी। क्योंकि पहले के प्राकलन के अनुसार अभी तो बढ़ा होगा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक केंद्रीय विद्यालय संगठन, भवन, आवास आदि के निर्माण के लिए, बाकी बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 30 करोड़ रुपए देती। अभी 30 करोड़ से कुछ बढ़ा होगा तो मैं नहीं जानता, लेकिन 30 करोड़ रुपया तो औरंगाबाद शहर के अंदर 30 करोड़ रुपए जो एक बड़ी राशि होती है, शिक्षा के क्षेत्र में खर्च होगी। यहाँ के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा केंद्रीय विद्यालय के माध्यम से मिल ही रही है करीब 14 वर्षों से, और आगे 11वीं 12वीं की भी होगी। एक सुंदर सा, अच्छा सा, बड़ा सा परिसर होगा, भवन होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने ज़मीन दे दी है। मैं यहाँ की जनता की तरफ से, अभिभावकों की तरफ से, पढ़ने वाले छात्र छात्राओं, बच्चों की तरफ से, स्वयं अपनी तरफ से मैं माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। और साथ साथ उन्होंने इसी जिले में एक और केंद्रीय विद्यालय जो देवकुंड में है, उसके लिए भी ज़मीन देने का निर्णय लिया है। इसी कैबिनेट में उसका भी निर्णय हुआ है। उसके लिए भी मैं नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप लोगों को बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि मदनपुर पंचायत को नगर पंचायत का दर्जा कैबिनेट ने दिया है। साथ साथ औरंगाबाद शहर में पेयजलापूर्ति के लिए 70 करोड़ की 170 करोड़ 73 करोड़ तो जानकारी होगी आप लोग को। और मतलब औरंगाबाद ज़िले के विकास के लिए, जन सुविधा के लिए, पीने के पानी की सुविधा और सहूलियत के लिए कई अच्छे और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक निर्णय राज्य सरकार ने पिछले कैबिनेट में लिया है। मैं इन सारे ऐतिहासिक कार्यों के लिए, निर्णयों के लिए जो जनहित का है, पूरी कैबिनेट को और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। गया की प्रसिद्धि शास्त्रों में, वेद ग्रंथों में मोक्ष की धरती मानी जाती है। भगवान विष्णु के चरण वहाँ आए थे, इसके लिए गया की प्रसिद्धि है और विष्णुपद मंदिर वहाँ है। तो इसलिए गया की प्रसिद्धि, गया के ऐतिहासिक धार्मिक महत्व को देखते हुए और जिस प्रकार से गया जी को प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए, उसके अनुरूप निर्णय बिहार सरकार ने अपने कैबिनेट में लिया है कि अब गया को गया जी कहा जाएगा। तो ये एक सम्मान सूचक शब्द है। इसके लिए मैं आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। क्या औरंगाबाद जिले का भी नाम बदलना चाहिए? औरंगाबाद ज़िले का नाम तो निश्चित रूप से बदलना चाहिए और इसके लिए हम लोग एक मुहिम चलाएंगे। हमने कई बार इसके लिए प्रस्ताव भी पारित किया है कि औरंगाबाद ज़िले की ख्याति देव से है।